आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा ड्रग्स पर बुलडोजर चलाने की भी है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो ड्रग्स के ऊपर बुलडोजर चलाते नजर आए। बताया गया कि इसकी कीमत 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। सीएम ने अंतर्राष्ट्रीय नशा और अवैध तस्करी निषेध दिवस पर ऐसा किया, यानी उनका संदेश नशे के खिलाफ सख्ती का रहा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि उनका मकसद ड्रग फ्री भारत है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल एक पर्यटक नियमों को ताक पर रखते हुए थार गाड़ी से बाहर लटक कर जान जोखिम में डालते नजर आए। ये गाड़ी चंडीगढ़ नंबर की थी। आरोप है कि इन्होंने सड़कों पर हुड़दंग भी किया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड के चमोली में चीन सीमा के पास नीति माणा घाटी के मतदाता पहली बार अपने मूल गांव में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग करेंगे। दरअसल यहां के लोग गर्मियों में अपने मूल गांव में रहते हैं और सर्दियों में निचली जगहों पर चले जाते हैं। विधानसभा चुनाव अमूमन जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में होते हैं। ऐसे में नीति माणा घाटी के लोग अपने मूल गांव में मतदान नहीं कर पाते, लेकिन इस बार गर्मियों में बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। लिहाजा यहाँ के मतदाताओं को विधानसभा चुनाव में अपने मूल गाँव में मतदान करने का मौका मिल रहा है। नीति माणा घाटी में 9 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां 10 जुलाई को 3838 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में जल पुलिस के गोताखोर एक बार फिर से देवदूत साबित हुए। दरअसल उन्होंने गंगा के बीच फंसे युवक को किसी तरह बचा लिया। ये युवक दिल्ली का रहने वाला है। जब वो नहाने नदी में गया तो अचानक जलस्तर बढ़ गया। ऐसे में वो शिवजी की मूर्ति के पास फंस गया। इस दौरान जल पुलिस के गोताखोरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उसे सकुशल बचा लिया। गुजरात के अहमदाबाद में एक प्लास्टिक सर्जन सभी के लिए मिसाल बन गए। दरअसल डॉक्टर हेमंत सरैया ने 175वीं बार ब्लड डोनेट किया। वो गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हैं। डॉक्टर हेमंत ने बताया कि उन्होंने पहली बार 18 साल की उम्र में ब्लड डोनेट किया था। वहीं उनके छोटे भाई ने अब तक 50 से ज्यादा, तो उनकी पत्नी और बेटे ने 20 से ज्यादा बार, जबकि पत्नी के भाई ने 100 से ज्यादा बार ब्लड डोनेट किया है। ब्लड डोनेशन करने से कैंसर पीड़ितों की काफी मदद होती है। एक ब्लड में से हम कंपोनेंट में डिवीज़न करते हैं तो कम से कम 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। तो डॉक्टर के प्रोफेशन के साथ भी उसमें भी हमारा जान बचाने का काम है। तो उसके साथ में भी मुझे खुद ब्लड डोनेशन करके ये जो मौका मिल रहा है उसकी बहुत खुशी हो रही है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर ऑनलाइन गेमिंग से बच्चों की जिंदगी से होने वाले खिलवाड़ से जुड़ी। पहले स्कूल गए, पढ़ाई की, घर आए और फिर दोस्तों के साथ पूरी शाम बाहर खेलना, मौज मस्ती करना। कुछ साल पहले तक देश में बच्चों का यही रूटीन हुआ करता था, लेकिन अब आउटडोर गेम्स की जगह ऑनलाइन गेम्स ने ले ली है। क्रिकेट बैट की जगह हाथ में मोबाइल फोन आ गया है। अब बच्चे कुछ घंटे फोन पर बिता रहे हो। सिर्फ ऐसा नहीं है, जैसे जैसे उनकी ऑनलाइन गेमिंग की लत बढ़ रही है, वैसे वैसे खतरा भी बढ़ रहा है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है, जहां एक बच्ची ने टास्क को पूरा करने के लिए 14वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी। ऐसे में ऑनलाइन गेम की लत से बच्चों को बचाने के लिए खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ऑनलाइन गेम और गैम्बलिंग नौनिहालों के बचपन को निकल रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके चक्कर में फंसकर बच्चे मौत तक को गले लगा रहे हैं। गेम खेलने के चक्कर में कई बच्चे आत्महत्या तक की कोशिश कर चुके हैं। इधर कई बच्चे तो अपने जीवन को खत्म कर चुके हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है, जहां 13 साल की बच्ची ने एक रिहायशी बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। परिवार वालों के मुताबिक 7वीं क्लास की छात्रा सुबह स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकली थी। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो खुदकुशी का मामला सामने आया।
देखिए, ये एक नया पैटर्न है जो हमारे बच्चे हैं और जो युवा पीढ़ी है उनको एक तरीके से वीडियो गेम की लत लग रही है। तो ये बच्ची भी इसी तरीके के एक वीडियो गेम की लती थी, क्योंकि वो आइसोलेशन में रहती थी, सोशल सर्किल बहुत कम थी, सोशल कैपिटल उसकी उस तरह की नहीं थी, तो वो वीडियो गेम पे ज़्यादा फोकस थी। ऐसा हमारे जांच में ये तथ्य आया है कि किसी वीडियो गेम में उसको ये टास्क दिया गया था कि वो एक ऊंची जगह से जाके जंप करे। तो निश्चित तौर पे हम इसका पूरा विश्लेषण कर रहे हैं। जो भी वीडियो गेम के संचालक हैं या जो भी इसको चला रहे हैं उनको भी हम इस जांच के घेरे में लेंगे। पुलिस के मुताबिक ये बच्ची अपने आईपैड पर रोब्लॉक्स नाम का गेम खेलती थी। वो कई घंटों तक लगातार कमरे में अकेली रहती थी। उसकी गेम की लत को देखकर परिवार वालों ने उसे कई बार टोका भी, लेकिन गेम ने उसे इस तरह जकड़ लिया था कि वो उसके आदी हो चुकी थी। पुलिस ने ये भी बताया कि बच्ची ने इस गेम में 45 दोस्त भी बना लिए थे, जो गेम में उसके साथ ऑनलाइन जुड़े रहते थे। लिहाजा पुलिस इस मामले की तह तक जाने में हर पहलू को खंगाल रही है। हालांकि मृतक अंजलि का आईपैड अब भी उसके पासवर्ड से लॉक है। पुलिस इसे कंपनी भिजवाकर ओपन करवाने की कोशिश कर रही है, जबकि परिवार वालों ने संभावित सभी पासवर्ड डालकर खोलने की कोशिश की, लेकिन आईपैड नहीं खुला। उस बच्ची के पास में टैबलेट था जिसमें रोब्लॉक्स गेम खेलती थी। अक्सर वो लंबे समय तक उसको खेलती थी। उस गेम को हमने ओपन करके देखा है तो उसमें ये समझ में आया कि इस तरह की टास्किंग होती है जिसमें ऊंचाई से गिरना या कूदना, फिर उस एक्सपीरियंस को शेयर करना, इस तरह की चीज़ें उसमें रोब्लॉक्स गेम में है। तो संभावना है कि शायद वो भी एक कारण हो। हालांकि अभी उसका टैबलेट घर वालों को भी पासवर्ड मालूम नहीं है, तो अभी खुला नहीं है। प्रयास करेंगे, अगर टैबलेट खुलता है तो और कोई जानकारी मिल पाएगी। पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई है कि मृतक अंजलि अपनी मां के मोबाइल से सहेलियों से बात करती थी। उसकी विशाखापट्टनम में स्कूल की जो सहेलियां बनी थी उनसे ज्यादा अटैचमेंट रहा है। पुलिस ने जब सहेलियों के मोबाइल फोन की चैट देखी तो पता चला कि कुछ सहेलियों को वो अपने घर की गैलरी से बिल्डिंग की ऊंचाई की फोटो भेजा करती थी। जब सहेलियां उसके फोटो को देखती तो वो उसे गुस्से वाली इमोजी भेजती थी, यानी अंजलि की सहेलियां उसके इस व्यवहार को पसंद नहीं करती थी। पुलिस ने इस मामले में मनोचिकित्सकों से भी मशवरा लिया तो पता चला कि इस तरह ऊंचाई की फोटो भेजने से साफ है कि वो अपने दिमाग में बैठे ऑनलाइन गेम के किसी टास्क को पूरा करना चाह रही थी। लिहाजा ये भी खुदकुशी की वजह हो सकती है। ऐसे जो वीडियो गेम चल रहे हैं जो टास्किंग वाले हैं, बच्चों को एडवेंचर करने के लिए प्रमोट करते हैं या अपने जीवन को खतरे में डालने के लिए प्रमोट करते हैं, निश्चित तौर पे उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। पबजी और उसका जो नया मॉडिफाई फॉर्म है, हम उस सब का सारे पक्षों की हम जांच करेंगे, निश्चित तौर पे हम कार्रवाई करेंगे। ऐसे में सवाल है कि ऑनलाइन गेम रोब्लॉक्स क्या है। रोब्लॉक्स एक ऑनलाइन गेम है जिसमें खेलने वाला अपने अनुभव शेयर करने के साथ साथ कई फ्रेंड्स बना सकता है। ये गेम एक ऐसी आभासी दुनिया में ले जाता है जहां गेम खेलने वालों को दोस्त बनाने के साथ अनुभव साझा करने और वो सब कुछ बनने की सुविधा देता है जैसी कल्पना करते हैं। इस गेम में बच्चों को ऊंचाई से कूदने सहित कई तरह के टास्क मिलते हैं। बच्चों के अधिकारों पर काम करने वाली संस्था नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके मुताबिक देश भर में 2 साल से कम उम्र के 99.9% बच्चे हर दिन मोबाइल पर 2 घंटे से ज्यादा वक्त गुजारते हैं। ऐसे में सवाल है कि ऑनलाइन गेम्स से बच्चों के दिलो दिमाग पर क्या असर हो रहा है। नींद की समस्या होना, समाज से कटना, एकाग्रता में कमी, भूलने की बीमारी होना, आक्रामकता बढ़ना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, रचनात्मक काम के लिए समय की कमी, आंखों की रोशनी पर असर, मोटापा, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाना जैसी समस्याओं से बच्चे परेशान हो जाते हैं। इसी से जुड़ा दूसरा सवाल ये है कि बच्चा किन परेशानियों से जूझ रहा है, इसे कैसे जान सकते हैं। तो ऐसे में अगर बच्चों में कुछ इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो सावधान हो जाए। बच्चा गुमसुम और लोगों से अलग थलग रहता हो, बच्चे में गुस्सा और चिड़चिड़ापन हो, दुबले पतले और मौसमी बीमारियों से ग्रसित हो। ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। यहाँ तक कि ऑनलाइन गेम की वजह से कई बच्चों ने अपनी जान तक गंवा दी।
अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक की हालिया गाइडलाइन के मुताबिक 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टीवी या मोबाइल पर बिताए गए 5 मिनट भी खतरनाक है। कई देशों ने इसको लेकर पॉलिसी जारी की है और न मानने वालों पर तगड़ा जुर्माना भी लगाया जा रहा है। ऐसे में ऑनलाइन गेम की लत से बच्चों को बचाने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए फोन बजाएं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा, गुड न्यूज टुडे। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने प्रिंसिपल को किया गिरफ्तार। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। बीजेपी सांसद ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा के नए स्पीकर बन गए। वो लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले 5वें नेता हैं। उन्हें ध्वनिमत से स्पीकर चुना गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी उन्हें स्पीकर के आसन तक लेकर गए। फिर पीएम मोदी और राहुल गांधी समेत दूसरे नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। वैसे इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने आपस में हाथ भी मिलाया। ये समय उस दौरान का है जब दोनों नेता नए स्पीकर ओम बिरला को उनके आसन की ओर ले जा रहे थे। हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। संसद में शपथ के दौरान असदुद्दीन ओवैसी का किसी दूसरे देश का नाम बोलने का मामला और गर्मा गया। दरअसल अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई। उधर सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों ने भी इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी और ओवैसी को अयोग्य घोषित करने की मांग की। नीट पेपर लीक मामले में पटना से गिरफ्तार 2 आरोपियों को 3 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया गया। उनसे इस मामले में सुराग जुटाने के लिए पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में हूटर और लाल नीली बत्ती को लेकर 6000 से ज्यादा गाड़ियों के चालान किए गए। यह कार्रवाई पिछले 15 दिनों में हुई है। इस दौरान वीआईपी बनकर नोएडा की सड़कों पर घूमने वाली गाड़ियों के भारी भरकम चालान किए गए। बताया गया कि करीब 3700 वाहन ऐसे थे जिनमें गलत तरीके से उत्तर प्रदेश शासन, पद, नाम या जाति सूचक शब्द लिखे हुए थे। पुलिस की इस कार्रवाई में 150 वाहनों को सीज भी किया गया है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। अरविंद केजरीवाल को आज दोहरा झटका लगा। कथित शराब घोटाले में पहले से तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को आज सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने सीबीआई को पूछताछ के लिए 3 दिन की रिमांड भी दे दी। जबकि इस मामले में ईडी पहले से ही जांच कर रही है, यानी कि एक ही मामले की जांच अब देश की 2 एजेंसियां कर रही हैं। वहीं अब केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये सब केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। दिल्ली के शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल के लिए तिहाड़ जेल के ताले कब खुलेंगे ये कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ईडी के केस में निचली अदालत ने जमानत दी तो दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया और अब सीबीआई ने पूछताछ के नाम पर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश कर 5 दिन की कस्टडी मांगी, जिसका केजरीवाल के वकीलों की तरफ से विरोध किया गया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के बाद अब सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अरविंद केजरीवाल की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष जज अमिताभ रावत की अदालत में पेशी थी। उस पेशी के समय ही जब सुनवाई शुरू हुई तो अरविंद केजरीवाल के वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा कि हमने सुना है कि हमारे क्लाइंट को यानी अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हम इस गिरफ्तारी की निंदा करते हैं और ये गिरफ्तारी कानून के प्रावधानों को ताक पर रखकर की गई है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि उसके पास केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और शराब नीति घोटाले में वर्ष 2022 में एफआईआर दर्ज की गई थी और उसी एफआईआर के आधार पर की गई जांच में केजरीवाल के खिलाफ एजेंसी को पुख्ता सबूत मिले हैं। केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी भड़क गई है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट साझा किया है
20 जून को अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, परंतु प्रवर्तन निदेशालय ने स्टे लगवा लिया। अगले ही दिन सीबीआई ने आरोपी बना दिया और आज गिरफ्तार कर लिया। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाए। ये कानून नहीं है, ये तानाशाही है, इमरजेंसी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि जुर्म, अत्याचार और ज्यादती की इंतहा हो गई। जुर्म, अत्याचार, जाति की इंतहा हो गई है। केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची है और ये साजिश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का फर्जी मुकदमा तैयार करके उनको गिरफ्तार करने की। पहले भी अपने कार्यालय में अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला चुकी हैं और इसी केस में, शराब नीति के केस में, मनीष सिसोदिया भी सीबीआई द्वारा ही गिरफ्तार किए गए और सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलेना, संजय सिंह, इन सबको कांग्रेस से पूछना चाहिए क्योंकि सीबीआई जिस शिकायत पे काम कर रही है वो कांग्रेस ने ही की थी। वैसे दिल्ली में नई शराब नीति घोटाले के मामले में सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को जो मुकदमा कायम किया था, उसमें सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधी कानून 1988 और आईपीसी की धारा 120B 477A के तहत मामला दर्ज किया था। 15 आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया थे, जबकि केजरीवाल का नाम पहली एफआईआर में नहीं था। लेकिन अब केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जोर जबरदस्ती पर उतर आई है। वहीं बीजेपी ने कहा कि इस मुद्दे को कांग्रेस ने ही उठाया था। न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, दिखना चाहिए कि न्याय। ईडी का मालूम है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसे पसंद नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल भी नहीं कि जिस तरह उन्हें रोका गया है। तो अब सीबीआई बीच में गिरफ्तारी बने रहे इसके लिए आई है। तो जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी, आम आदमी पार्टी विचार करके कानूनी ढंग से जो करना होगा करेगी। मैं तो सिर्फ एक दर्शक के रूप में इसे प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आम आदमी पार्टी ने चुनाव में उसी पक्ष के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर दिया जिन्होंने 2022 में ये मुद्दा उठाया था। आपको याद होगा, कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस वार्ता करके ये मुद्दा उठाया था, एलजी साहब को लिखा था। तब ये पूरे मामले की जो जांच है एलजी साहब ने सीबीआई को सौंपी। आम आदमी पार्टी दलील दे रही है कि अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक कारणों से फंसाया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी अपने भ्रष्टाचार की भड़ास बीजेपी पर निकालने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा भेदभाव अगर किसी के साथ किया है तो वो दिल्ली सरकार के साथ और खासकर अरविंद केजरीवाल जी के साथ। सरकार बन गई उनकी, वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, वहीं केंद्र सरकार लगातार रोड़ा अटका रही है, उनको तकलीफ परेशानी पहुंचा रही है। न जाने कितने अपराध और पाप किए हैं अरविंद केजरीवाल ने। सीबीआई का केस कोई नया नहीं है, ऑलरेडी पहले से है। और आपको बताऊं, ये जो सीबीआई का केस है ये कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस के द्वारा किया हुआ ये केस है, इसलिए वो कृपया बीजेपी पर कुछ भड़ास न निकालें। सियासत अपनी जगह है और कानून अपनी जगह। अक्सर ऐसा ही होता है, जब भी कोई नेता गिरफ्तार होता है तो उस पार्टी के नेता इसे साजिश मानते हैं और दूसरी पार्टी कानूनी कार्रवाई। यही यहाँ भी हो रहा है। हालांकि ये पूरा मामला अब जांच एजेंसियां, उनके पेश किए सबूत और अदालतों के बीच है। केजरीवाल को जमानत मिलती है या नहीं, मिलती भी है तो कब तक, फिलहाल इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सियासत की एक दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष बनाए जाने का ऐलान हो गया है। मंगलवार रात इंडिया ब्लॉक की बैठक में राहुल को लेकर फैसला लिया गया, लिहाजा राहुल गांधी को अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया है। इससे प्रोटोकॉल सूची में उनका स्थान भी बढ़ जाएगा। ये पहला संवैधानिक पद है जो राहुल गांधी ने अपने 2.5 दशक से ज्यादा लंबे राजनीतिक करियर में संभाला है। अब राहुल गांधी के संवैधानिक पदों की नियुक्ति में भूमिका रहेगी। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी लोकपाल, सीबीआई डायरेक्टर, मुख्य चुनाव आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त,
केंद्रीय सूचना आयुक्त एनएचआरसी प्रमुख के चयन से संबंधित कमेटियों के सदस्य होंगे और इनकी नियुक्ति में नेता विपक्ष का रोल रहेगा। राहुल सरकार के आर्थिक फैसलों की लगातार समीक्षा कर पाएंगे और सरकार के फैसलों पर टिप्पणी भी कर सकेंगे। वे लोक लेखा कमेटी के भी प्रमुख बन जाएंगे, जो सरकार के सारे खर्चों की जांच करती है और उनकी समीक्षा करने के बाद टिप्पणी भी करती है। वे इन पैनल में बतौर सदस्य शामिल होंगे। इन सारी नियुक्तियों में राहुल नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उसी टेबल पर बैठेंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी और सदस्य बैठेंगे। इन नियुक्तियों से जुड़े फैसलों में प्रधानमंत्री को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी से भी उनकी सहमति लेनी होगी, लिहाजा उनकी राय और मशवरा मायने रखेगा। राहुल गांधी संसद की मुख्य कमेटियों में भी बतौर नेता प्रतिपक्ष के रूप में शामिल हो सकेंगे और उनके पास ये अधिकार होगा कि वो सरकार के कामकाज की लगातार समीक्षा करते रहेंगे। ऐसे में सवाल ये भी है कि नेता प्रतिपक्ष की शक्तियां और अधिकार क्या है, आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री के बराबर उनका रैंक होता है। सरकारी सुसज्जित बंगला उन्हें मिलेगा, सचिवालय में दफ्तर, उच्च स्तरीय सुरक्षा, मुफ्त हवाई यात्रा, मुफ्त रेल यात्रा, सरकारी गाड़ी या वाहन भत्ता 3,30,000 मिलेगा। मासिक वेतन उनका होगा, प्रति माह सरकार भत्ता देगी। देश के भीतर प्रत्येक वर्ष के दौरान 48 से ज्यादा यात्रा का भत्ता मिलेगा। टेलीफोन और चिकित्सा सुविधाएं। ये तीसरा मौका है जब गांधी परिवार का कोई सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका में होगा। इससे पहले सोनिया गांधी और राजीव गांधी भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। सोनिया गांधी ने 13 अक्टूबर 1999 से 6 फरवरी 2004 तक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली है। इसके अलावा राजीव गांधी भी 18 दिसंबर 1989 से 24 दिसंबर 1990 तक नेता विपक्ष रहे हैं। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और उसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में बढ़त जारी है। बुधवार को सेंसेक्स 621 अंकों पर चढ़कर 78,674 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 147 अंक उछला, ये 23,869 पर पहुंच गया। टेक, बैंकिंग, ऑयल एंड गैस समेत कई सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 250 रुपए फिसला। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 72,300 रुपए पर पहुंची। वहीं चांदी भी 900 रुपए टूटी। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत गिरकर 90,600 रुपए पर आ गई। कार मेकिंग कंपनी स्कोडा ऑटो ने अपनी स्लाविया कार में कुछ बदलाव किया है। इसके तहत स्लाविया के अलग अलग मॉडल्स में कुछ नए फीचर्स जोड़े गए हैं। साथ ही इसकी कीमत भी 94,000 रुपए तक कम कर दी गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपनी बेटी की शादी का न्योता दिया। इसके लिए वो अपने बेटे अनंत अंबानी और होने वाली बहू राधिका मर्चेंट के साथ सीएम एकनाथ शिंदे के घर वर्षा बंगलो पहुंचे थे। यहां उन्होंने सीएम को अनंत और राधिका की शादी का निमंत्रण कार्ड दिया। इस दौरान सीएम शिंदे का परिवार भी मौजूद था। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी 12 जुलाई को मुंबई में होगी। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। जयपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेहतर इलाज और अपनी सुविधाओं को लेकर चर्चा में है। ये राजस्थान का पहला ऐसा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसे नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड में लगातार 2 बार अवार्ड मिल चुके हैं। ऐसे में इस अस्पताल का मॉडल दूसरे बड़े अस्पताल भी अपना रहे हैं। ये एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में ये बड़े बड़े अस्पतालों को भी पीछे छोड़ता है। साफ सफाई हो या इलाज या फिर सुरक्षा, हर व्यवस्था चाक चौबंद। जयपुर के देवीनगर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आज देश भर में चर्चा हो रही है। इस स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता वाले चिकित्सा संस्थान के रूप में पहचान मिली है। ये राजस्थान का पहला ऐसा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसे नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड में लगातार 2 बार अवार्ड मिल चुका है। इस यूपीएचसी के मॉडल को प्रदेश के कई अस्पतालों में अपनाया गया है, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। राजस्थान की पहली यूपीएचसी है जहां पर दूसरी बार रीसर्टिफिकेशन उसका 2022 में हुआ। स्कोर उसका 93.8 रहा, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक है। उसके बाद इस चिकित्सालय को राजस्थान की अन्य 63 चिकित्सालयों के द्वारा डॉक्टर्स और उनके स्टाफ द्वारा एक्सपोजर विजिट की गई। उसके बाद उन लोगों ने एनक्वास क्वालिटी के लिए काम करना शुरू किया।
यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स में डॉक्यूमेंटेशन सबसे ज्यादा अहम रहता है, क्योंकि हम उसका रिकॉर्ड लेते हैं। जो भी मरीज आता है उसको उसके सेटिस्फैक्शन तक, पेशेंट सेटिस्फैक्शन स्कोर तक हम उसको मॉनिटर करते हैं, उसका फॉलोअप करते हैं। मरीज जाने के बावजूद भी हम उसे फोन के द्वारा उसके मापदंडों को, उसकी तबीयत के बारे में हम पूछते हैं और उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ साफ सफाई, पेंटिंग, चाइल्ड फ्रेंडली रूम, वेटिंग रूम, दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर, मेडिसिन काउंटर, टेस्टिंग रूम, बायोमेट्रिक सुविधा मौजूद है। यही नहीं, इस छोटे से यूपीएचसी में लिफ्ट, सीसीटीवी और सिनेमा जैसी कई ऐसी सुविधाएं भी हैं जो अक्सर स्वास्थ्य केंद्रों पर बहुत कम ही देखने को मिलती है। इस यूपीएचसी में 12 डिपार्टमेंट है और सभी में स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के हिसाब से ही काम होता है। यहाँ ब्लड शुगर, डायबिटीज समेत करीब 36 तरह के टेस्ट की सुविधा भी है। सीनियर सिटीजन और बच्चों की काउंसलिंग भी यहाँ की जाती है। पूर्ण रूप से जो हमारा मेन फोकस है वो मरीज है। रोगी अगर संतुष्ट है तो उसका आयाम सबसे ऊपर है। इस यूपीएचसी पर एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अलावा नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर फार्मासिस्ट, एलटी, एलएचवी, एएएनएम, पीएचएम, फार्मासिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर, लैब असिस्टेंट, सपोर्टिंग स्टाफ और सफाई कर्मी एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं। मरीजों को यहाँ बेहतर इलाज मिलता ही है, साथ ही उन्हें दवाइयाँ भी मुहैया कराई जाती है। दवा लेने के बाद सुविधाओं के स्तर को लेकर क्यूआर कोड की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिसे अपने मोबाइल से स्कैन कर मरीज फीडबैक दे सकते हैं। अटेंडेंट को वेटिंग के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, एसियां लगी हुई हैं और डॉक्टर साहब का जो नेचर है, जो स्वभाव है, अच्छा है। यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत कोऑपरेटिव नेचर का है। स्टाफ की वजह से कोई कमी नहीं है और मतलब इतनी स्वच्छता यहाँ इसमें रहती है कि इसमें आने को ऐसा करता है कि लोग बाग यहाँ बैठे रहे। स्वास्थ्य विभाग ने इस यूपीएचसी को एक मॉडल के तौर पर पेश किया है। यही वजह है कि दिल्ली से आने वाली स्वास्थ्य विभाग की टीम हो या फिर WHO की टीम, उसे सबसे पहले यहीं का मुआयना कराया जाता है। जयपुर से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी फुटपाथ की। सड़क किनारे फुटपाथ हर बड़े शहर में होते हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर इन्हें रेहड़ी पटरी वाले छोटे दुकानदार घेर लेते हैं। ऐसे में लोग फुटपाथ के बजाय सड़क पर ही पैदल चलने को मजबूर हैं, जो कि सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं होता। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महानगर मुंबई में इसी समस्या को लेकर खुद ही संज्ञान लिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने लोगों को चलने के लिए खाली फुटपाथ नहीं मिलने पर राज्य सरकार और बीएमसी पर सख्त रवैया अपनाया है। कोर्ट ने पूछा है कि जब प्रधानमंत्री और दूसरे वीवीआईपी के लिए सड़कों और फुटपाथ को एक दिन के लिए खाली कराया जा सकता है, तो आम लोगों के लिए रोज ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट में 2 जजों की बेंच ने कहा कि साफ फुटपाथ और चलने के लिए सुरक्षित स्थान हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और इसे मुहैया कराना राज्य सरकार का दायित्व है। कोर्ट ने कहा है कि नागरिक टैक्स देते हैं, उन्हें साफ फुटपाथ और चलने के लिए सुरक्षित जगह की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि हम अपने बच्चों को फुटपाथ पर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन अगर चलने के लिए फुटपाथ ही नहीं होंगे तो हम बच्चों से क्या कहेंगे। हाई कोर्ट बेंच ने कहा कि राज्य सरकार के केवल ये सोचने भर से नहीं चलेगा कि शहर में फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वालों का क्या किया जाए। सरकार को अब इस दिशा में कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि ऐसा लगता है कि इस मामले में इच्छा शक्ति की कमी है, क्योंकि जहां इच्छा शक्ति होती है वहां हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। वहीं बीएमसी की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि ऐसे रेहड़ी वालों और फेरी वालों के खिलाफ समय समय पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन वे फिर वापस आ जाते हैं। सरकारी वकील ने कहा कि बीएमसी अंडरग्राउंड मार्केट यानी कि भूमिगत बाजार के विकल्प पर भी विचार कर रही है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले साल मुंबई शहर में सड़क और फुटपाथ पर अवैध तरीके से रेहड़ी और फेरी वालों के मुद्दे पर खुद ही संज्ञान लिया था। जाहिर है ये मुद्दा सिर्फ मुंबई का ही नहीं, ये हर शहर से जुड़ा है। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। बहुत सारा कंट्री में घूम के आया हूँ, तो वहाँ तो सवाल ही नहीं पैदा। और यहाँ का कल्चर क्या है कि जो मेन मार्केट है ना, जहाँ कंजस्टेड एरिया है, वहाँ पे दुकान लगाते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है, उसके लिए पार्टिकुलर जगह है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे इतने बड़े बिल्डिंग है, इतने यहाँ पे मतलब पब्लिक आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे दुकान लगा देगा, फिर उसके लिए फिर गाड़ी भी पार्क करने के लिए जगह चाहिए ना, तो वो सब चक्कर में ज्यादा भीड़ हो जाता है रोड पे, फुटपाथ पे। बाकी दूसरे कंट्री में जो डेवलपमेंट कंट्री है वहाँ पे ऐसा नहीं है। अब हर कोई तो मुंबई के इसके बड़े होटल के अंदर जा नहीं सकता
है ना, और क्या कहते हैं, हर कोई आदमी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसीलिए अगर जो साइड में कोई बेच रहा है तो या तो फिर उसको जगह दी जाए, अच्छी जगह, कि जैसे यहाँ पर, या फिर अच्छी जगह बनाई जाए इसी चीज़ को। क्योंकि अगर जब आप कह रहे हो इस चीज़ को, तो ऐसे ठीक नहीं है ना कि हटाना बिल्कुल उस जगह से। अभी वो लोग बच्चे लोग कुछ, वो लोग चोरी तो नहीं कर रहा है, ठीक है, छोटा मोटा लगा रहा है, 1-2 रुपये कमा रहा है, 2-4 रुपये वो कमा रहे हैं। उनको इतना बीएमसी भी क्या करेगा, बीएमसी थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन क्या करेगा, वो भी देखना चाहिए ना। हाँ, हटाना चाहिए, पर उनको दूसरी जगह भी देनी चाहिए, उनके रोजगार के लिए सोचना भी चाहिए। सिर्फ हटाना, उजाड़ना तो आसान है, बसाना बहुत मुश्किल काम है। तो उसके लिए करना चाहिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन। पर रोजगार पे, किसी के रोजगार पे एकदम से हटा देना उसको, इसके लिए थोड़ा ज्यादा सोचना चाहिए गवर्नमेंट। कुछ हद तक मैं मानता हूँ कि जो ये रोक टोक है ना, वो सही भी है, वो ज्यादा भी नहीं। मतलब कुछ दिन रखो, मतलब कुछ दिन उनको रियायत दो। गरीब आदमी जाएगा का, वो थोड़ी कोई दुकान का अफोर्ड कर सकता है, रेंट अफोर्ड नहीं कर सकता ना, वो फुटपाथ पे करता है, उसकी फैमिली चलाता है वो। तो मेरे ख्याल से थोड़ी यार उन लोगों को कोई जगह दे देनी चाहिए, कोई जगह बना देनी चाहिए। और मुंबई तो यार इतनी मस्त जगह है कि यहाँ तो गवर्नमेंट और कुछ करना चाहे ना, बहुत कुछ कर सकती है। आम आदमी को सचमुच न्याय मिल चुका है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। आज तक जनता रोड पे चलती है, रोड को चलने पर जनता को क्या दिक्कत आती है वो उनके समझ में नहीं आता था मनपा को। आज के बाद उनको समझ में आएगा कि जनता किस हालत से चलती है। आज जो फैसला हो, सच्ची बात कहे तो जनता के हिसाब से अच्छी बात हुई। कोर्ट ने जो बात कही है 100% सही बात कही है। क्या होता है, हमारे जो सिस्टम है वो सब सिस्टम जो अपने वीआईपी लोग हैं उनके पीछे ही दौड़ रहे। आम आदमी मरे जे उसको कुछ देना नहीं। जो फेरी वाले रहते हैं रास्ते पे, जो कुछ बेचते हैं, उनसे थोड़ा सा पैसा लेके वो उनका काम चल जाता है। उनको जो आम आदमी है उसको क्या देखना है, पैसा किधर से मिल रहा है, फेरी वाले दे रहे हैं। आम आदमी जो चल रहा है उससे तो पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए वो जो हमारा सिस्टम है वो सब पैसे के पीछे भाग रहा है। उसको आम आदमी से क्या दिक्कत हो रही है, उसको क्या प्रॉब्लम से, उससे कुछ लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ वीआईपी और अपना जेब वो भर जाए, सब खत्म। नेटो को मिला नया महासचिव। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत की तारीफ की। उन्होंने बताया कि अब दोनों देशों के बीच 60% कारोबार रुपए और रूसी करेंसी रूबल में होता है। लावरोव ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। साथ ही कहा कि भारत और रूस संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। 2 नन्ही मेहमान प्रधानमंत्री दफ्तर पहुंची, जिनका पीएम ने अलग अंदाज में स्वागत किया। दरअसल हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पीएमओ आए थे। इस दौरान बंडारू दत्तात्रेय के साथ उनकी पोतियां भी आई थीं। पीएम ने इन्हें गले लगाया, वहीं इन बच्चों की कविता भी सुनी। को जला दिया, शब्द ही नहीं जो इनका शुक्रिया करे, हाथ जोड़ मोदी जी को वंदन करे। यूपी के वाराणसी में कैंसर पीड़ित 9 साल के एक बच्चे को एक दिन के लिए एडीजी बनाया गया। इस दौरान पीयूष मोडिया ने कैंसर पीड़ित 9 साल के प्रभात रंजीत कुमार भारती को अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन का कार्यभार ग्रहण करवाया। एक दिन का कार्यभार संभालते हुए प्रभात रंजीत कुमार भारती एडीजी की कुर्सी पर बैठे और दूसरे अधिकारियों को निर्देश दिए। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।